दोस्तों, हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है एक मशहूर देश के जिसको नाइजर के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में मौजूद ये देश दरअसल एक मुस्लिम देश है, क्योंकि इस देश की लगभग 98% से भी ज़्यादा आबादी इस्लाम को ही फॉलो करती है। मगर पिछले 2-3 दिन से लगातार अचानक से पूरी ही दुनिया में इस देश की खूब चर्चाएं हो रही हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इस देश ने अचानक से भूचाल मचा दिया है और इन तमाम चीज़ों की वजह है इस देश में होने वाला तख्ता पलट। हाँ दोस्तों, इस देश में तख्ता पलट हो चुका है और तख्ता पलट होने के बाद इस देश से जिस तरह की तस्वीरें और वीडियोस निकल कर आ रही हैं वो न सिर्फ बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली हैं बल्कि डरा देने वाली भी हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात ये है कि इस देश में होने वाले हुकूमत के तख्ता पलट की वजह से खुद ये देश या फिर इसके आसपास के देश भी इतने ज़्यादा परेशान नहीं हैं कि जितने ज़्यादा परेशान यूरोप में मौजूद फ्रांस या फिर 7 समंदर पार मौजूद अमेरिका है। जब से ही इस देश में तख्ता पलट हुआ है तब से ही न सिर्फ अमेरिका साफ तौर पर परेशान नजर आ रहा है बल्कि उसने लगातार इस देश के ऊपर नजर बनाकर रखी है। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर इस देश में ये तख्ता पलट हुआ क्यों है, किसने किया है, कैसे किया है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आखिर इस तख्ता पलट का पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर और स्पेशली अफ्रीका और मुस्लिम दुनिया की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस तख्ता पलट की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों को ही क्यों हो रही है। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ये गलतफहमी दूर करता चलूं कि मैं नाइजीरिया की नहीं बल्कि नाइजर की बात कर रहा हूं। ये दोनों अलग अलग कंट्री हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ज़मीनी लिहाज से ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं, यानी आपस में एक दूसरे की पड़ोसी हैं और एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब साथ ही ये भी जानते चलें कि नाइजर एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि एक ऐसा देश है कि जो चारों तरफ से जमीन से ही घिरा हुआ है और उसका कोई भी बॉर्डर समुद्र से मिला हुआ नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि किसी दौर में जब अमेरिका और ब्रिटेन सद्दाम हुसैन से परेशान होकर इराक पर हमला करने का प्लान बना रहे थे और इस पर हमला करने का कोई बहाना ढूंढ रहे थे, तो उस दौर में सद्दाम हुसैन के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि वो अफ्रीका के एक देश से लगातार यूरेनियम खरीद रहा है ताकि इराक में परमाणु बम बना सके। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि जिस अफ्रीकन देश के बारे में दावा किया जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही नाइजर ही था। नाइजर की आबादी आज 2.5 करोड़ के करीब है, जिसमें से ऑलरेडी मैंने आपको बताया 98% से ज्यादा लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, जबकि बाकी बचे हुए लोगों में ईसाई और इस तरह के दूसरे लोग शामिल हैं। वैसे तो फौजी बगावत या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये कहिए कि फौज की तरफ से हुकूमत का तख्ता पलट ना तो नाइजर में कोई नई बात है और ना ही अफ्रीका के दूसरे इलाकों में। अफ्रीका में तो ये चीज़ होती ही रहती है और अफ्रीका में भी खास तौर से वो पूरा इलाका, वो पूरी बेल्ट के जिसको साहिल कहा जाता है, इस इलाके में जितने भी देश आते हैं वो तो मानो सारे के सारे इस फौजी बगावत की चपेट में आते ही रहते हैं। बात कर लें अगर इतिहास के बारे में तो नाइजर उन देशों में से ही एक है कि जहां पर इस्लाम बिल्कुल शुरुआती दौर में यानी कि शुरू में ही पहुंच गया था। उसके बाद इस इलाके में सल्तनतें और हुकूमतें बदलती रहीं और आखिर में जिस दौर में हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, यानी कि हमारा पूरा भारत ब्रिटिश के अंडर में आया करता था, उस दौर में नाइजर का ये इलाका फ्रांस की कॉलोनी बन गया था, यानी कि फ्रांसीसी लोग ही यहाँ पर हुकूमत किया करते थे। आखिरकार 1960 में इन लोगों को फ्रांस से पूरी तरीके से आज़ादी मिल गई थी। आज़ादी मिल गई मगर इनका सिस्टम सही तौर पर काम न कर सका। जो लीडर मिले वो या तो काबिल नहीं थे या फिर करप्ट थे या फिर उन लीडर्स ने वक्त के साथ डिक्टेटर बनने की यानी कि तानाशाह बनने की कोशिशें की। नतीजा ये हुआ कि फौज को मौका मिला और उसने मौके का फायदा उठाते हुए पब्लिक का सपोर्ट लेते हुए बार बार इस इलाके में हुकूमतों का तख्ता पलट किया। पहला तख्ता पलट सन 1974 में हुआ और फिर लगातार 1991 तक यहाँ पर सेना का ही राज रहा। 1991 में फौज ने जैसे तैसे यहाँ की गद्दी तो खाली कर दी और सिविलियन राज भी शुरू हो गया, मगर ये लंबे वक्त तक नहीं चला और एक बार फिर से 1996 में सेना का राज शुरू हुआ। इस बार सेना ने ये जो तख्ता पलट किया था ये सिर्फ 3 साल तक चला और 1999 में एक बार फिर से सिविलियन राज आया, मगर ये सरकार भी सिर्फ 2010 तक ही चल सकी और एक बार फिर से यहाँ की फौज ने यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर किया। मगर इस बार सन 2011 में ही एक बार फिर से इलेक्शन करा दिए गए। उसके बाद अब तक लगातार लगभग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर अभी 2-3 दिन पहले ही यानी कि 26 जुलाई 2023 के दिन एक बार फिर से यहाँ पर फौज ने तख्ता पलट कर दिया। 26 जुलाई के दिन अचानक से देखते ही देखते नाइजर में सब कुछ बदल गया।
यहाँ की फौज ने तख्ता पलट करते हुए सबसे पहले तो यहाँ के सभी बड़े लीडर्स यानी कि प्रेसिडेंट वगैरह को अरेस्ट किया, सारे मंत्रियों को अरेस्ट किया और उसके बाद सारे ही सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर लिया। देश के सारे ही बॉर्डर, अब वो चाहे जमीनी हो या हवाई, बंद कर दिए गए हैं। यानी ना तो कोई बाहर से अंदर आ सकता है और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ की फौज की तरफ से ये वार्निंग भी दी गई है कि बाहरी ताकतें हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने की कोशिशें ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फौज की तरफ से ये सारी जो वार्निंग दी गई है ये दरअसल फ्रांस और अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए दी गई है। वजह यह है कि क्योंकि नाइजर में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो दरअसल प्रो अमेरिका यानी कि अमेरिका के फेवर में रहने वाली गवर्नमेंट थी, अमेरिका की सुनती थी और उसी के हिसाब से काम करती थी। मगर जाहिर है अब ये जो सेना का राज आएगा ये हरगिज भी ऐसा नहीं करने वाला है, बिल्कुल इसके उलट करने वाला है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नाइजर में तख्ता पलट होने के बाद जहां एक तरफ अमेरिका की पकड़ इस इलाके में कमजोर पड़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ रशिया की पकड़ अब और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस इलाके में फौजी बगावत अब आम बात हो चुकी है। पिछले कुछ सालों के अंदर ही अगर आप लोग देखोगे तो एक के बाद एक आसपास के बहुत सारे देशों में ये फौजी बगावतें हो चुकी हैं और बहुत सारे इलाकों में अभी भी सेना ही राज कर रही है। लगातार अफ्रीका के इस पूरे इलाके में जितने भी देशों में ये फौजी बगावतें हो रही हैं, इन सब का जिम्मेदार अमेरिका और यूरोपियन देशों की तरफ से रशिया को माना जा रहा है। यूरोप और अमेरिका का हमेशा से ही ये मानना है कि इस पूरे इलाके में रशिया हमेशा जानबूझकर फौजी बगावतें करवाता है, क्योंकि इन इलाकों में इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरने के बाद जो फौजी राज शुरू होता है, जो सेनाओं का राज शुरू होता है, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रशिया को ही सपोर्ट करता है और रशिया की ही सुनता है। हालांकि दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज के इस दावे में काफी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत अभी नाइजर में होने वाले इस तख्ता पलट के बाद देखने को मिला था। कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि नाइजर के लोकल लोग भी रशिया का झंडा लेकर टहल रहे हैं और उसको बाकायदा लहरा रहे हैं, मानो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तख्ता पलट में रशिया की जीत है। जहां तक मामला है फ्रांस का, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रांस ने नाइजर के इलाके पर एक लंबे वक्त तक राज किया है, इसीलिए फ्रांस का अभी भी नाइजर में काफी प्रभाव है। आज भी हजारों की तादाद में न सिर्फ फ्रेंच लोग नाइजर में रहते हैं बल्कि इन दोनों का आपस में काफी ट्रेड भी होता है। इसके अलावा फ्रांस समेत यूरोपियन यूनियन के और भी जितने ऐसे देश हैं कि जो अपने यहाँ पर घुसने वाले इलीगल लोगों से परेशान रहते हैं, वो भी नाइजर की बहुत ज्यादा मदद लेते हैं। सिर्फ 2014 से लेकर 2020 तक नाइजर को यूरोपियन यूनियन की तरफ से 13,000 करोड़ रुपए इसलिए दिए गए थे ताकि वो ऐसे लोगों को रोक कर रखे कि जो सहारा के रास्ते से यूरोप में इलीगल तरीके से एंटर होते हैं। साथ ही साथ ये बात भी याद रखने वाली है कि इस इलाके में नाइजर ही वेस्टर्न कंट्रीज का इकलौता साथी था। यही वजह थी कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब इस देश के भी आसपास के इलाकों में फौजी बगावतें हुई और सेना का राज शुरू हुआ तो फ्रांस समेत बाहर की दूसरी फौजों को उन देशों से निकल जाने का ऑर्डर दिया गया। फ्रांस की फौजें जब वहां से निकली तो उन्होंने नाइजर की मदद ली और नाइजर देश में ही अपना बेस बनाया और फिर वहीं से ही फाइट करना शुरू की, यानी वहीं से ही आसपास के उन सारे देशों से मुकाबला करना शुरू कर दिया कि जहां पर अब सेना का राज शुरू हो चुका है। और जाहिर है इन सारी वेस्टर्न कंट्रीज के खुद के दावे के मुताबिक ये जो सारी सेनाएं राज कर रही हैं ये दरअसल रशिया के ही फेवर में रहती हैं और रशिया के ही अंडर में राज करती हैं। मगर अब जब खुद नाइजर में भी तख्ता पलट हो चुका है तो हम मान सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं कि जब आसपास के दूसरे देशों की तरह इस देश से भी वेस्टर्न कंट्रीज को निकलना पड़ेगा इस इलाके में रशिया को काउंटर करने के लिए, क्योंकि नाइजर ही वेस्टर्न कंट्रीज का इकलौता साथी था। इसीलिए इन लोगों ने नाइजर के अंदर खूब पैसा बहाया। सिर्फ अमेरिका की बात कर लें तो सन 2012 से लेकर अब तक नाइजर में अमेरिका ने 4,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा बहाया है। मगर जाहिर है 26 जुलाई के बाद अब वेस्टर्न कंट्रीज को अपना ये सारा पैसा और अपनी ये सारी मेहनत बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अब अमेरिका, फ्रांस और इस तरह की सभी वेस्टर्न कंट्रीज के पास बहुत कम टाइम बचा है और वो हो सकता है कि बहुत जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लें। सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध तो लगाए ही जाएंगे, मगर हो सकता है कि इस बार अमेरिका और भी ज्यादा आगे बढ़ जाए। वजह साफ है, क्योंकि न सिर्फ नुकसान बड़े लेवल का हो रहा है बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी एक बड़ा चेंज हो रहा है और कहीं ना कहीं रशिया इस मामले में बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।